Myself, Dr. Mamta Sharma, Associate Professor Political Science, Government College, Behror। विद्यार्थियों, जैसा कि आप सभी को ज्ञात है कि हम बीए पार्ट सेकंड का फर्स्ट पेपर सिलेक्टेड पॉलिटिकल सिस्टम के अंतर्गत अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन को समझ रहे हैं। आज हम इसका अंतिम टॉपिक है पॉलिटिकल पार्टी सिस्टम इन यूएसए, कि अमेरिका में राजनीतिक दल व्यवस्था क्या है। हमने अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन के फीचर्स के अंदर बहुत सारे राजनीतिक दलों की बात भी की थी। उसके अंतर्गत हम आज ये देखेंगे कि व्हाट इज़ द एवोल्यूशन ऑफ पॉलिटिकल पार्टीज़, कि राजनीतिक दलों का विकास किस तरह से हुआ, इसको हम अमेरिकन पर्सपेक्टिव में समझेंगे। जैसा कि आपको पता है कि वर्तमान में अमेरिका में दो प्रमुख राजनीतिक दल है, रिपब्लिक दल व डेमोक्रेटिक दल। किंतु संविधान के निर्माता राजनीतिक दलों के निर्माण के विरुद्ध थे, क्योंकि अमेरिका के राष्ट्रपिता व प्रथम राष्ट्रपति जॉर्ज वॉशिंगटन ने स्पष्ट रूप से राजनीतिक दलों की निंदा की थी और इस बात पर जोर दिया कि अमेरिका में राजनीतिक दलों का निर्माण नहीं किया जाए। किंतु तत्कालीन परिस्थितियों के कारण राजनीतिक दलों का निर्माण हुआ। वस्तुतः राजनीतिक दलों के निर्माण की पृष्ठभूमि संविधान सभा की कार्यवाही के दौरान ही तैयार हो गई थी और जैसे ही संविधान के क्रियान्वयन के साथ मतभेद उग्र हुए, वैसे ही राजनीतिक दलों का उदय भी हुआ। दलों की उत्पत्ति का कारण बना यह विवाद कि राष्ट्र की प्रगति एक शक्ति के लिए राष्ट्र सरकार को अधिक शक्तिशाली बनाया जाए या राज्य सरकारों को। हैमिल्टन केंद्र सरकार को शक्तिशाली बनाने के पक्ष में था और उन्होंने अपने पक्ष को संघवादी, जिसे हम फेडरलिस्ट कहते हैं, कहा। इसी तरह जेफरसन ने राज्य सरकारों को अधिक शक्तिशाली शक्तियां सौंपने के पक्ष में था और उन्होंने अपने पक्ष को एंटी फेडरलिस्ट कहा। शीघ्र ही हैमिल्टन के विचारों के आधार पर फेडरलिस्ट पार्टी तथा जेफरसन के विचारों के आधार पर डेमोक्रेटिक रिपब्लिक पार्टी की रचना हुई। इसी के अंतर्गत सन 1796 में शासन का फेडरलिस्ट पार्टी का अधिकार हुआ, किंतु सन 1800 ईस्वी में तथा सन 1828 तक शासन पर डेमोक्रेटिक रिपब्लिक पार्टी का अधिकार था। शासन से बाहर रहकर भी फेडरलिस्ट पार्टी ने अपना पुनर्गठन किया और डेमोक्रेटिक पार्टी के रूप में एक नए दल की स्थापना की। इस पार्टी ने 1828 ईस्वी में तथा 1840 तक शासन किया और इस काल में डेमोक्रेटिक रिपब्लिक पार्टी ने स्वयं को भंग करके हिंग पार्टी या नेशनल रिपब्लिक पार्टी की स्थापना की, जो बाद में रिपब्लिकन पार्टी कहलाई। इसके अंतर्गत हमने ये भी देखा कि इसके विकास में 19वीं शताब्दी में डेमोक्रेटिक पार्टी अनुदारवादी थी और रिपब्लिक पार्टी उदारवादी। डेमोक्रेटिक पार्टी ने दासता का समर्थन किया और रिपब्लिकन पार्टी ने दासता का विरोध किया। रिपब्लिक राष्ट्रपति अब्राहम लिंकन ने दासता को समाप्त करने के लिए गृह युद्ध का सामना किया, किंतु 20वीं शताब्दी के प्रारंभ में ही इनकी प्रवृत्ति में परिवर्तन आया और अब डेमोक्रेटिक पार्टी उदारवादी तथा रिपब्लिकन पार्टी अनुदारवादी हो गई। इस तरह से हम देखेंगे कि अमेरिकन पार्टी में जो राजनीतिक दलों का विकास था किस तरह से हुआ, इसको हमने दो दलों के आधार पर समझा। तत्पश्चात हम देखेंगे साइलेंट फीचर ऑफ द अमेरिकन पॉलिटिकल पार्टी सिस्टम, कि अमेरिकन दल प्रणाली की क्या क्या फीचर्स है, क्या क्या इसकी विशेषताएं हैं। इसके अंतर्गत हमने सबसे पहले ये देखा एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट, मीन्स दलों का संविधानोत्तर विकास। इसके अंतर्गत हमने ये देखा कि यह एक ऐतिहासिक तथ्य है कि संविधान निर्माता राजनीतिक दलों को हानिकारक मानते थे, अतः वे इनके विरोधी भी थे। उन्होंने संविधान में दलों का निषेध नहीं किया,
किंतु उनकी कोई व्यवस्था भी नहीं की। किंतु शीघ्र ही राजनीतिक मतभेदों ने राजनीतिक दलों को जन्म दिया। और ये उल्लेखनीय भी है कि भले ही संविधान में राजनीतिक दल प्रणाली के बारे में कुछ भी नहीं लिखा गया है, किंतु कांग्रेस व राज्यों की विधानसभाओं ने दल प्रणाली के संचालन व उचित नियंत्रण के लिए समय समय पर कई प्रकार के कानून भी बनाए। सेकेंडली, द्विदल पद्धति। अमेरिका में अनेक राजनीतिक दल हैं, किंतु मुख्य रूप से दो ही है। अतः अमेरिका दल पद्धति को द्विदलीय पद्धति कहा जाता है। और इन दलों में प्रमुख दलों के नाम, जैसा कि पूर्व में भी आपको बताया है, डेमोक्रेटिक पार्टी व रिपब्लिकन पार्टी। अमेरिका में द्विदलीय पद्धति की स्थापना के कुछ प्रमुख कारण बताए जाते हैं, जैसे कि नंबर 1, अमेरिका के विभिन्न राज्य आज़ादी से पहले ब्रिटेन के गुलाम थे और स्वतंत्र अमेरिका ने ब्रिटेन से द्विदल पद्धति को ग्रहण किया। सेकेंडली, स्वतंत्र अमेरिका के राजनीतिक प्रमुख विषय पर दो गुटों में बटे, अतः द्विदल पद्धति का विकास हुआ। और थर्डली, दोनों प्रमुख दलों ने अन्य दलों की महत्वपूर्ण नीतियों को अपनाकर स्वयं के अस्तित्व को यथाशक्ति मजबूत किया और इस तरह किसी अन्य दल को नहीं उभरने दिया। और फोर्थली, अमेरिका में एक सदस्य निर्वाचन क्षेत्र है, अतः वह द्विदलीय पद्धति के विकास में उनको सहायता मिली। इस तरह से हम देखेंगे कि अमेरिका में द्विदलीय पद्धति है। थर्डली, हमने देखा दलों का आधार वैचारिक व सैद्धांतिक मतभेद नहीं। जैसा कि प्राय सभी प्रजातांत्रिक देशों में राजनीतिक दलों के बीच विचार एवं सिद्धांत के क्षेत्र में काफ़ी अंतर पाए जाते हैं, किंतु अमेरिका में ऐसा नहीं है। वहाँ दोनों प्रमुख राजनीतिक दलों के बीच प्रारंभ में जरूर कुछ तीव्र सैद्धांतिक मतभेद थे, किंतु आज उनके बीच कोई वास्तविक सैद्धांतिक मतभेद नहीं है। प्रत्येक दल में अनुदारवादी भी है और उग्रवादी भी है। कुल मिलाकर प्रत्येक दल मध्यम वर्गीय है और दोनों दलों के बीच कोई भी आधारभूत अंतर होने के स्थान पर एक विशेष प्रकार की आधारभूत समानता है। फोर्थली, हमने देखा कि दलों का आधार वर्गीय है। अमेरिका में अनेक वर्ग है, आर्थिक, प्रादेशिक, धार्मिक, नस्लीय आदि। राजनीतिक दल इन्हीं वर्गों से मिलकर बने हैं, किंतु खास बात यह है कि किसी भी दल में किसी एक वर्ग की प्रधानता नहीं है, अपितु प्रत्येक दल में सभी वर्गों के सदस्य हैं और प्रत्येक अमेरिकन दल विभिन्न वर्गों के बीच एक संतुलन की अवस्था पैदा करते हैं। अतः दल के वर्गों के बीच एक प्रकार की अंडरस्टैंडिंग है तथा अलिखित समझौता भी होता है, जिसके कारण प्रत्येक दल मूलतः मध्यम मार्गी रहता है। फिफ्थली, दलों पर दबाव समूह का प्रभाव। अमेरिका की राजनीति में अनेक प्रभावशाली दबाव समूह हैं, जैसे वाणिज्य संघ, उत्पादकों का राष्ट्रीय संघ, किसान संघ, स्त्री मतदाता लीग आदि। ये संघ अपनी पसंद के उम्मीदवारों का चुनाव टिकट दिलाने के लिए राजनीतिक दलों पर दबाव डालते हैं और उनके चुनाव में मदद करते हैं, और वे इस बात की भी कोशिश करते हैं कि राजनीतिक दल उनके पसंद के कानून बनाए और इस दृष्टि से वो एक लॉबी का निर्माण करते हैं। प्राय राजनीतिक दल विभिन्न लॉबियों से अत्यधिक प्रभावित होते हैं। सिक्सली, राजनीतिक दलों में लूट प्रणाली का दोष। संयुक्त राज्य अमेरिका के राजनीतिक दल लूट प्रणाली, जिसे हम स्पॉइल सिस्टम कहते हैं, में विश्वास करते हैं, जिसके द्वारा वे अपने दलीय हित में शासन की सत्ता का अनुचित लाभ उठाते हैं और इस प्रथा के अनुसार विजयी राष्ट्रपति शासन के विभिन्न पदों पर कार्य करने वाले ऐसे व्यक्तियों को पदमुक्त कर देता है जो उनके दल के नहीं हो और उनके स्थान पर वे अपने दल के व्यक्तियों को नियुक्त करते हैं। यहाँ यह भी उल्लेखनीय है कि यह एक दोषपूर्ण प्रथा है, अतः समय समय पर इसका विरोध भी हुआ है और अतीत की तुलना में आज कुल 20% पद ऐसे हैं जिनके संबंध में लूट प्रणाली का प्रयोग किया जाता है। सेवेंथली, दलों के संगठनों में राज्यों का महत्व। यद्यपि प्रत्येक दल
राष्ट्रीय स्तर की नीतियों पर अपने विचार प्रकट करता है और राष्ट्रीय चुनाव भी लड़ता है, किंतु दल के संगठन में राज्यों का विशेष महत्व है और चुनावों के संचालन तथा नियंत्रण में राज्यों के दलीय सदस्यों कार्यकर्ताओं का ही प्रमुख हाथ रहता है। एट्थ, इसके अंतर्गत कठोर दलीय अनुशासन का अभाव। अमेरिका में राजनीतिक दलों का संगठन केंद्रीकृत आधार पर नहीं किया गया है। प्रत्येक दल एक शिथिल संगठन के रूप में कार्य करता है। पार्टी के नेता के आदेशों का उल्लंघन करके विधायक व्यवस्थापिका में मतदान करते हैं और सीनेट के सदस्य अपने दल के राष्ट्रपति द्वारा दी गई नियुक्तियों या संधियों के विरुद्ध मतदान इसके अंतर्गत करते हैं। और अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली के कारण राजनीतिक दलों में वैसा कठोर अनुशासन नहीं पाया जाता जैसा कि संसदीय प्रणाली के अंतर्गत राजनीतिक दलों में दिखाई देता है। इस तरह से हम देखेंगे कि अमेरिकन दंड प्रणाली के अंतर्गत इन विशेषताओं को देखने को मिलती है। तत्पश्चात हम देखेंगे ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द पॉलिटिकल पार्टीज कि राजनीतिक दलों का संगठन कैसा होता है। अमेरिका में दोनों राजनीतिक दलों का संगठन एक ही प्रकार का है। इसके अंतर्गत राष्ट्रीय स्तर पर दलीय संगठन होते हैं, राज्य स्तर पर होते हैं और स्थानीय स्तर पर दलीय संगठन होते हैं। राष्ट्रीय स्तर पर प्रत्येक दल के 3 अंग हैं, जिसके अंतर्गत हम राष्ट्रीय समिति, राष्ट्रीय सम्मेलन और राष्ट्रीय सचिवालय को शामिल करते हैं। राष्ट्रीय समिति के बारे में हम ये बताएंगे कि यह एक स्थायी समिति है जिसमें प्रत्येक राज्य से 2 प्रतिनिधि निर्वाचित होकर आते हैं और इन 2 प्रतिनिधियों में एक पुरुष व एक स्त्री होती है। राष्ट्रीय समिति अपने दल का राष्ट्रीय नीतियों की निश्चित करती है और उनको लागू करती है। सेकेंडली, जो राष्ट्रीय सम्मेलन है, राष्ट्रीय समिति प्रति 4 वर्ष बाद अर्थात राष्ट्रपति पद के चुनाव वर्ष के जुलाई या अगस्त माह में एक राष्ट्रीय सम्मेलन बुलाती है और इस सम्मेलन में राज्यों के प्रतिनिधि भाग लेते हैं। राष्ट्रीय सम्मेलन दल की नीतियां निर्धारित करता है और राष्ट्रपति पद व उपराष्ट्रपति पद के आगामी चुनावों के लिए अपने दल के उम्मीदवारों का चुनाव करता है। अतः राष्ट्रीय सम्मेलन का ये एक महत्वपूर्ण कार्य है। थर्डली, इसके अंतर्गत हमने देखा राष्ट्रीय सचिवालय। राष्ट्रीय सचिवालय दल का एक केंद्रीय कार्यालय है जिसमें अनेक स्थायी कर्मचारी व निर्वाचित अधिकारी होते हैं। सचिवालय राष्ट्रीय समिति व उनके अध्यक्ष के आदेशों को लागू करता है। यह राज्य व स्थानीय स्तर के दलीय संगठनों व राष्ट्रीय समिति के बीच संपर्क बनाए रखता है। उल्लेखनीय है कि दल के राष्ट्रीय संगठन का राजकीय संगठन पर कठोर नियंत्रण नहीं होता। इसी के अंतर्गत हमने राज्य स्तर पर दलीय संगठन की बात की। राज्य स्तर पर प्रत्येक दल के 3 अंग हैं, राज्य समितियां, राज्य सम्मेलन तथा सचिवालय। राज्य स्तर पर दल का कार्य राज्य समितियां करती है। यह कांग्रेस के चुनाव में प्रचार कार्य संगठित करती है और राज्य समिति का एक अध्यक्ष होता है जो समिति की बैठकों की अध्यक्षता करता है। इसी तरह प्रत्येक राज्य में दल की एक राज्य समिति राज्य का सम्मेलन बुलाती है जो कि इसका प्रमुख काम है और राज्य के गवर्नर पद के लिए दल के उम्मीदवारों का चुनाव करती है। राष्ट्रीय स्थानीय स्तर पर जो दलीय संगठन है, स्थानीय स्तर पर प्रत्येक दल की जिला समिति प्रमुख है जो गांव समिति, काउंटी समिति व वार्ड समिति के ऊपर होती है और इन अधीनस्थ समितियों के माध्यम से कार्य करती है। इस तरह से हमने देखा कि किस तरह से राजनीतिक दल अपना कार्य करते हैं, किस तरह से संगठन अपना बनाए रखते हैं। तत्पश्चात हम इसके अंतर्गत कहेंगे कि अमेरिकी शासन प्रणाली में राजनीतिक दलों के कार्य इस प्रकार बताए जाते हैं जिससे कि राजनीतिक दलों के कार्य व इसका महत्व बना रहे। इसके अंतर्गत संविधान के कुशल संचालन में ये सहयोग देते हैं, राष्ट्रीय एकता में ये सहायक होते हैं और राजनीतिक दलों की जो व्यवस्था का मूल्यांकन किया जाता है वह इसी आधार पर किया जाता है। लेकिन अमेरिका की राजनीतिक दल व्यवस्था की कई आधारों पर आलोचना भी की गई है, जिसके अंतर्गत हमने देखा कि राजनीतिक दलों के निर्माण की कोई स्पष्ट संवैधानिक आधार नहीं है। इसी तरह राजनीतिक दलों का प्रमुख उद्देश्य शासन के विभिन्न पदों पर अधिकार करना है और वे सत्ता के आने के बाद लूट प्रणाली का प्रयोग करते हैं जो कि गलत है। इसी तरह से दल दबाव समूह के प्रभाव में कार्य करते हैं।
दलों की रचना मूलतः वर्गीय होती है, राष्ट्रीय नहीं, और दलीय अनुशासन इससे शिथिल हो जाता है। यद्यपि हमने उपरोक्त आधार पर अमेरिकी दल प्रणाली की आलोचना भी की है, किंतु कुल मिलाकर दलीय प्रणाली लाभपूर्ण रही है, इसलिए ये लोकप्रिय भी है और इसकी प्रशंसा भी की जाती है। अतः दलों के कार्यों में उनका महत्व स्पष्ट है। उनकी उपस्थिति में संविधान को व्यावहारिक स्तर पर सफल बनाया जाता है, राष्ट्रीय एकता बढ़ाई जाती है और राजनीति शिक्षा देकर लोकतंत्र को मजबूत किया जाता है। इस तरह से हमने देखा कि अमेरिका में किस तरह से राजनीति दल व्यवस्था अपना कार्य करती है। आज के वीडियो में हम इतना ही देखेंगे। नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट टॉपिक को लेंगे। धन्यवाद।